चलो। नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और हम ऐसी जगह से बात कर रहे हैं जहां संविधान इसी के इर्द गिर्द लिखा गया था। ये जगह वो जगह है, वो डॉक्टर अंबेडकर भवन जो रानी झांसी रोड है। और यहाँ पर हम बात करेंगे, हमारे बीच में समाज सेवी और समाज के हित के लिए आए दिन संघर्ष करते रहते हैं। हमारे बीच में अशोक कुमार जी, महामंत्री ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के। सर, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। हाथरस के अंदर जो इतना बड़ा प्रकरण हुआ, इस प्रकरण को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हाथरस के अंदर जो हमारी बहन और बेटी के साथ में बलात्कार हुआ है मनीषा वाल्मीकि के साथ, एक बहुत ही भयानक घटना है जिसकी जिस स्तर पर भर्त्सना की जानी चाहिए। और उसके साथ जो बर्ताव हुआ, कि जिस तरीके से उसके साथ बलात्कार हुआ, बलात्कार के बाद में उसको हाथरस में अस्पताल में उसको भर्ती रखा गया। और उसके बाद में जब उनसे स्थिति नहीं समझी तो अलीगढ़ लाया गया, अलीगढ़ के बाद में दिल्ली लाया गया और दिल्ली में उसने अंतिम सांस ली। और अंतिम सांस लेने के बाद में जब उसको वापस ले गए घर ले जाने के बाद में उसके परिवार को उसके दर्शन तक नहीं करने दी गई, उसको उसका मुंह तक भी नहीं देखने दिया गया और रात को 2:30 बजे उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मेरा सवाल यही है प्रशासन से और यूपी सरकार से कि ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई थी कि उसको रात को 2:30 बजे जला दिया जाए? ऐसा कौन सा तथ्य छुपाया जा रहा था कि उसको रात को 2:30 बजे जलाया जाए? आप इतने सक्षम हैं, आपने SIT की जांच के आदेश दे दिए, आपने CBI की जांच के आदेश दे दिए और हर तरीके की जांच वहाँ पर आदेश दे दिए। उसके बावजूद भी अभी तक कोई इस तरीके का तथ्य नहीं निकल पाया है जिससे कि ये साबित हो पाए कि एक्चुअल में घटना जो हुई है उसको जो दोषी हैं उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तरह तरह से उनको सरकार को और जो पब्लिक है उसको भ्रमित किया जा रहा है कि नहीं, उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ है, कोई प्रेम प्रसंग था। मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर ऐसा था भी तो आपको किसने अधिकार दे दिया इस बात के लिए कि उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए? आपको किसने अधिकार दे दिया इस बात को कि उसकी जीभ काट दी जाए? और आपको ये किसने अधिकार दे दिया कि उसको खेत में ले जा करके उसके साथ दुर्दशा की जाए? मेरी ये समझ में नहीं आता। अगर ऐसा हुआ है तो ये जो भारत सरकार ने और यूपी की सरकार ने जो जांच के आदेश किए हैं, जल्दी से जल्दी इसकी जांच होनी चाहिए। और जो निर्दोष लोग, जो दोषी लोग हैं जिन्होंने ऐसा कांड किया है, जो बलात्कार किया है, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए, हमारी ये मांग है। सर, आप न्याय की बात कर रहे हैं और वहीं DM और SSP खड़े होकर ये कहते हैं कि ना तो इसकी जीभ काटी गई और ना ही रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है, ना ही इसके साथ बलात्कार हुआ है। यही तो दुर्भाग्य का विषय है। ये सारा प्रश्नवाचक चिन्ह आप ही नहीं लगा रहे, पूरा देश लगा रहा है कि ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि अगर उसकी जीभ नहीं काटी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ी गई, उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ तो रात को 2:30 बजे क्यों जला दिया गया? तो आपको कौन सा खतरा था ऐसा? आपका कौन सा ऐसा पहाड़ टूट गया था कि आप उसको रात को 2:30 बजे? ऐसा कोई संस्कार नहीं कहता कि उसको रात को 3 बजे या 2:30 बजे जला दो। ऐसी कोई परिपाटी नहीं कहती कि आप उसको 2:30 बजे जला दो और उसके परिवार को उसका मुँह भी न देखने दिया जाए, उसके परिवार को उसको देखने भी नहीं दिया जाए कि ये मेरी बेटी है, किसी और क्या चीज़ है, और उसको रात को 2:30 बजे जलाने के बाद में आपने इस तरीके का कार्य किया है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह DM के ऊपर भी है, ये SSP के ऊपर भी है और ये यूपी सरकार के ऊपर है कि जो रात को 2:30 बजे रात जलाई गई है, कुछ न कुछ छुपाने का काम किया गया है। अगर ऐसा था जो आप ये बोल रहे हो कि ऐसा नहीं था, तो मैं समझता हूँ कि ये आप तथ्यों को छुपाने का काम कर रहे हैं। अच्छा अशोक जी, जिस तरीके से पीड़ित परिवार है इस समय वो उस डर और खौफ के साए में जी रहा है और वो बार बार चिल्ला कर यही कह रहा है कि हमें यहाँ से निकाला जाए, हमें दिल्ली पुनर्वास किया जाए और केस भी वहाँ लिया जाए, तो क्या आपको लगता है कि उनको यहाँ लाना जरूरी है दिल्ली के अंदर? देखिए, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जिस परिवार की बेटी के साथ अन्याय हुआ है, जिस परिवार की बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, वो परिवार सुरक्षित रहे, उसको कोई दबाने का प्रयास न करे, उसको डराने धमकाने का प्रयास न करे, क्योंकि हमारी सरकार सक्षम है इस बात में। अगर वो किसी परिवार की बेटी के साथ इस तरीके का कांड हो गया और उसको जांच करा के CBI की जांच करा सकती है तो उस परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। और जहां तक उसको मांग हो रही है कि दिल्ली लाना चाहिए या उस केस को ट्रांसफ़र करके दिल्ली लाना चाहिए, तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर निष्पक्ष जांच कराई जाए और निष्पक्ष केस की
तहकीकात तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। तो मेरा भी ये मानना है कि उस केस को वहाँ से दिल्ली ट्रांसफ़र करके लाया जाए, जिससे कि निर्भय होकर के जो गवाह हैं वो अपनी गवाही दे सकें, निर्भय होकर जो परिवार है अपनी बात रख सके कोर्ट के सामने, और निडर होकर के परिवार के लोग जो हैं अपनी बात को समाज के सामने रख सकें जो उनके साथ हुआ है। सर, मैं हाथरस में मैंने उस गांव के अंदर गया तो मैंने आज भी मैं देख रहा हूं कि वो परिवार इतना डरा हुआ है। और जब मेरी डायरेक्ट मनीषा की भाभी से बात हुई, संध्या जी से, वो कहती हैं कि हमें प्रशासन बार बार धमका रहा है और कह रहा है कि आप अपने बयान बदलो, लेकिन अभी तक उस परिवार ने अपना कोई बयान नहीं बदला। परिवार के डराने धमकाने से क्या होगा, परिवार के बयान बदलने से क्या होगा? जो मृतका है, जो लड़की है, मनीषा है, जिसने डाइंग स्टेटमेंट दिया है, इटसेल्फ इट्स सफिशिएंट। ये प्रूव होता है, कोर्ट भी इस बात को मानता है कि भाई मेरे साथ बलात्कार हुआ है, 4 लड़कों ने बलात्कार किया है, कोर्ट इस बात को मानेगा। मरते समय उसने बयान दिया है। कोई भी व्यक्ति अगर मर रहा होता है तो मजिस्ट्रेट उसका बयान लेता है, और उस बयान में उसने कहा है कि मेरे साथ इस तरीके की घटना हुई है। तो ये मैं समझता हूँ कि जो डाइंग स्टेटमेंट है ये सफिशिएंट है, डराने धमकाने से कुछ नहीं होता। सर, उस मनीषा की भाभी संध्या को कहा जा रहा है कि वो टेररिस्टों से, आतंकवादियों से मिली हुई हैं, क्योंकि एक साड़ी पहनकर एक महिला को मीडिया ये दिखा रहा है, जो मैनस्ट्रीम मीडिया है, कि वो आतंकवादियों से मिली हुई है, जबकि उस बेचारी महिला ने, वो पढ़ी लिखी है, 10वीं तक पढ़ी लिखी है, वो अपनी साड़ी खोल के दिखा रही है कि सर मेरी ये साड़ी है और मुझे आतंकवादियों के से संबंध बताए जा रहे हैं। ये भी तो सरकार का विषय है, सरकार जांच कराए इसकी। इस तरीके से कैसे आरोप लगा सकते हैं किसी के ऊपर? जो मतलब गांव में रहने वाली सीधी सादी कोई महिला हो, गांव में रहने वाली सीधी सादी कोई मतलब औरत हो, अगर उसके ऊपर इस तरीके की क्या नाम है आरोप लगाना, ये सरकार जांच करे, उसका निष्पक्ष जांच करके और ये साबित करे कि वो, जबकि ऐसा सदियों से उसका परिवार वहाँ रह रहा है और बरसों से शादी होके आई होगी, तब से वो महिला वहाँ रह रही है, तब से किसी ने उसके ऊपर उंगली नहीं उठाई है। पहली बार ही कैसे उंगली उठा दी गई कि भाई ये इस तरीके का मतलब ये आतंकवादी घटना है या आतंकवादी से मिली हुई है या फलाने से मिली हुई है? सरकार जांच करा सकती है, उसकी सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर इस तरीके की कोई घटना में लिप्त व्यक्ति है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। सर, जिस तरीके पूरे गांव का हमने सर्वे किया, हमारी पूरी टीम के प्रोफेसर भी थे, उसमें पत्रकार भी थे, सर आज भी उस गांव के अंदर एक जाति स्तर से भेदभाव किया जाता है कि भाई ये सब पंडितों के घर हैं, ये ठाकुरों के घर हैं और ये जो सब हिंदियों के घर हैं। तो सर ये पितृ जाति शुरू से चली आ रही है वहाँ पर। यदि ये तो जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संघर्ष किया था, उस संघर्ष के माध्यम से जो हम लोगों को जो थोड़ा बहुत न्याय मिला है, जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ खड़े हुए हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पवित्र भूमि है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अम्बेडकर भवन को बनाया था, ये अगर अधिकार दिया, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों को अधिकार दिया है, जो चंद लोगों को, मात्र 3% लोगों को ये अधिकार मिल पाया है। आज भी अगर गाँव में चले जाएँ, उत्तर प्रदेश के गाँव हो, चाहे देश का कोई भी गाँव हो, आप उसमें चले जाएँ तो और वहाँ जाके पूछें कि फलाना व्यक्ति कहाँ रहता है, तो बस यही पूछा जाएगा कि चमार का लड़का या वाल्मीकि का लड़का या कोरी, धोबी, धानुक, मतलब उसको जाति के नाम से संबोधित किया जाता है। ये नहीं कहा जाता कि फलाने आदमी का घर किनारे पे होगा या बाहर होगा। लेकिन आज भी जो घटना जहाँ पर हुई है मनीषा की, जिसको फूलगड़ी कहते हैं हाथरस के अंदर, चंपा के अंदर, वहाँ अगर आप जाके पूछेंगे तो जो वाल्मीकियों के घर हैं उनको अगर आप जानना चाहेंगे, अगर उनकी पहचान लेंगे तो सीधे कहते हैं भंगियों का घर है। मतलब इस तरीके की भावना जो है आज सदियों से जो चली आ रही थी, आज भी गांव में इस तरीके की जाति प्रथा को लेकर के जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया जाता है, आज भी किया जाता है। ये बिल्कुल सत्य है। तो देश को आज़ाद हुए 74 साल के लगभग हो गए, लेकिन आज भी वहीं के वहीं गुलाम हैं। लेकिन कुछ जिन लोगों ने बाबा साहब को पढ़ा, उन्होंने अपनी गुलामी को ख़त्म करने का काम किया, लेकिन जिन लोगों ने जो बाबा साहब से दूर रहे, आज भी उनको इसी तरीके से एक जाति स्तर से बोला जाता है। यही तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो संघर्ष था, मान्यवर कांसीराम ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, जिस रास्ते पर चल करके आज हमारा बहुजन समाज आगे बढ़ने का काम कर रहा है और सामाजिक न्याय की लड़ रहा है। जैसे कि आज आपने देखा अम्बेडकर भवन में सामाजिक न्याय परिवर्तन के नाम से एक पंचायत की गई। उस पंचायत में मान्यवर संदीप वाल्मीकि, जो पहले पूर्व में विधायक थे अपने दिल्ली सरकार में, उन्होंने मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने पूरी दम से आवाज़ उठाई है और उन्होंने मतलब ये आह्वान किया है कि सामाजिक लड़ाई को, मान्यवर कांसीराम जी की लड़ाई को मैं आगे लेके जाऊंगा और न्याय दिलवाने की
काम करूँगा। और जब तक इस तरीके के लोग इस समाज के अंदर पैदा नहीं होंगे जो निस्वार्थ भावना से काम करें, समाज को सम्मान दिलवाने का काम करें, तो मैं समझता हूँ वो दिन दूर नहीं है कि जब हर व्यक्ति को सम्मान मिलेगा और हर व्यक्ति को जीने का अधिकार मिलेगा। चलिए ठीक आपने है। बहुत बड़ा समय देखा है, आप अधिकारी रहे हैं, आप समाज सेवा भी कर रहे हैं, आपने ऐसे समय देखा है कि लोगों को अधिकार लाने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। तो सब इस तरीके के जो ये कांड हो रहे हैं, इस तरीके का जो प्रकरण चल रहा है, सर इसको रुकने का या इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, जब तक क्या नाम है हम लोग समूहों में बटे रहेंगे, धोबी समाज, धोबी महासभा, धानुक महासभा, चमार महासभा, बैरवा महासभा, खटीक महासभा, कुर्मी महासभा, जब तक सभाओं में हम लोग बटे रहेंगे तब तक हम इसी तरीके से प्रताड़ित होते रहेंगे, जब तक हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे। जिस तरीके से आज ये जो कार्यक्रम किया गया है सामाजिक न्याय पंचायत के नाम से, इस सामाजिक न्याय पंचायत के नाम से जितने भी हमारे समाज के लोग हैं वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, अपनी जाति सब कास्ट को छोड़ करके सब एक प्लेटफॉर्म पे आए। कोई जाति नहीं है, शूद्र है, और उस शूद्रों में जो जातियां बनाई हुई, जातियों के माध्यम से जो महासभा बना रखी हैं, और ये लोग तो यही चाहते हैं। इन लोगों का तो मतलब जो कार्य करने का तरीका यही है कि इनको महासभा में बांट दो, और महासभा में बांटने के बाद में अलग अलग समाज हो जाएगा, धोबी समाज अलग हो जाएगा, खटीक समाज अलग हो जाएगा, चमार समाज अलग हो जाएगा, वाल्मीकि समाज अलग हो जाएगा, धानक समाज अलग हो जाएगा, फिर हम इन पर राज करते रहेंगे। और जब तक ये सारे समाज इकट्ठे होकर के अपनी आवाज़ को एक मंच के माध्यम से नहीं उठाएंगे, जो मंच आज तैयार हुआ है मैं उसका स्वागत करता हूँ। ये मंच जो तैयार हुआ है, संदीप वाल्मीकि ने जो तैयार किया है, मैं उसका पूरा भरपूर स्वागत करता हूँ और सम्मान करता हूँ संदीप वाल्मीकि का, कि इस तरीके की जो उन्होंने आवाज़ उठाई है, उस आवाज़ में हम सब लोगों को उसका साथ देना चाहिए। फिर चलते चलते आप क्या मतलब जो जनता आपको लाखों लोग देख रहे हैं, तो उस जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूं कि आप जितने भी मेरी आवाज़ को सुने वो एक मंच पे आएँ, इस तरीके की कोई घटना न हो, हमारे लोगों को, हमारे समाज को सम्मान मिले, हम सब लोग एक होके इस लड़ाई को लड़ें, यही मेरी काम है। चलिए ठीक है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.